हाँ हेलो, चलो मैं अब आपको कि जगत यानी किंगडम फंजाई यानी कवक या फंजाई जगत के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आपको पहला इसका ये पार्ट 1 बना रहा हूँ, दूसरा इसके बाद इसका पार्ट 2 बनाऊँ, जिससे आपको पूरा कवक जो है वो इंटर लेवल का सारा पूरा हो जाए। ठीक है। तो पहली बात देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा इसलिए कि आपको नोट करने में भी सुविधा होती है, और वैसे बोल देता हूँ तो आप शायद दिक्कत होती हो। तो जैसे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका कवकों की संरचना, यानी कोई भी जीव हुआ उसकी एक संरचना होगी, वृद्धि यानी जब संरचना होगी तो उसके बाद उसकी कोशिकाओं में विभाजन होगा तो उसके शरीर में वृद्धि होगी, और उपापचय यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रिया जो होती हैं, और जनन या रिप्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन का अगर अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाती है। ओके, यानी कि इस प्रकार से और भी सुना देखा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अगर कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो सेल बायोलॉजी कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। तो इस प्रकार से भी अब आप और चीज़ें विज्ञान की शाखाओं के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, पी एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जनक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ईजे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। वैज्ञानिक जो ईजे बटलर है उसको क्या कहते हैं? भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। और ईजे बटलर को ही हम पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अपने यूपी बोर्ड के अंदर भी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ छोटे प्रश्न आते हैं अतलगोत्री, तो उनके हिसाब से मैंने इनको अलग कर दिया। दूसरा, इलेक्ट्रोपोलस तथा मीमस के अनुसार कवक किसे कहते हैं? कवक कौन से? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, और दो प्रकार की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक और दूसरी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव कोशिका कहलाती है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जिसके अंदर केंद्रक कला पाई जाती हो, केंद्रक मेन कैरेक्टर है। दूसरा, स्पोर बियरिंग, जिनके अंदर स्पोर यानी कि जीवाणु बीजाणु जो है बनते हो या धारण करता है उसे स्पोर बियरिंग कहते हैं। दूसरा, एक क्लोरोफिलस, जिसके अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है। जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिलस कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता उसे एक क्लोरोफिलस कहते हैं। यानी कि जो पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भाग लेते हैं, अर्थात स्वयंपोषी होते हैं। और जो एक क्लोरोफिलस होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है तो यानी कि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग नहीं लेते, यानी कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं या परपोषी हो। दूसरा, सेलुलर यूनिसेलुलर, यानी जिससे किसी कोशिका एक कोशिका का संपूर्ण जैविक क्रिया एक कोशिका में निहित हो तो ऐसे जीव कैसे कहलाते हैं? यूनिसेलुलर कहलाते हैं, यानी कि जिनका शारीरिक ढांचा जो है एक कोशीय हो। दूसरा, फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब तंतुमय धागे की समान संरचना होती है, उसे हम फिलामेंटस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अचार के डिब्बे में कहीं फंगस लग जाता है सफ़ेद रंग का, तो उस पर से एक नीडल की सहायता से एक आप कवक को उठाएं इसके धागे को तो एक धागा जैसा दिखाई देगा, इसलिए हम कहते हैं फिलामेंटस, संरचना वाला। दूसरा, इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कायिक जन्म पाया जाता है। कायिक जन्म में किसी पौधे के किसी भाग से नए पौधे को जन्म देने की क्षमता हो, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, कायिक जन्म। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा है सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इनके अंदर कि जनन क्रिया में केवल एक ही प्रजनक भाग लेता हो तो वो कैसा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें स्पोर बनते हैं या ओवाइडिया बनते हैं या कोनिडिया बनते हैं या कोनिडिफोर बनते हैं, उसका डिटेल आ गई समझिए। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो जनक, किसमें? दो जनक भाग, यानी प्रजनन क्रिया में जब दो जनक भाग लेते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? यानी कि दो प्रजनक, क्या कहेंगे? दो प्रजनक भाग लेते हैं तो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्रकार का जनन करते हैं, ये कैसे? और ये कैसे? तो काइटिन युक्त सेल्यूल्स, काइटिन कार्बोहाइड्रेट का जो व्युत्पन्न है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है, तो पॉलीसैकेराइड के में सेल्यूलोज और
काइटिन का निर्माण होता है। तो वही काइटिन युक्त कैसे हो गए, काइटिन युक्त और सेलुलोज से बड़ी कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, या तो काइटिन की होगी या सेलुलोज की बनी, जो चारों ओर से कवक को घेरे जाती है। बात समझ गए। तो इसमें कोई बात नहीं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको बायोलॉजी को ये पूछा माना जाता है कि वो नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए ऐसे क्वेश्चन। इसलिए मैं यहाँ पर एक नोट की तरह लिख देता हूँ, इससे आपको सुविधा रहेगी। अब प्रश्न है कवकों का आवास एवं पोषण। तो आवास, कवकों का आवास और पोषण कैसे है, ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो यानी कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो जैसे क्या हो गए, परपोषी हो गए। अब जो भोजन और आवास दोनों के लिए दूसरों पर आश्रित है वो क्या हो गए, परजीवी हो गए। यानी कि कैसे हो गए, परजीवी। बात समझ में। एक तो सिम्बायोसिस, यानी कि ये एक दूसरे जीव पर रहते हैं, पोषण पर रहते हैं, पर उनको लाभान्वित करते हैं। तो ऐसी क्रिया सिम्बायोसिस क्रिया कहलाती है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सहजीवी, ये सिम्बायोटिक कहलाते हैं। सही है। और दूसरा मृतोपजीवी, जो मृत कार्बन सड़े गले पदार्थ होते हैं जिनको ग्रहण करते हैं, यानी जिनका पोषण करते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोफाइट। सही है। तो इस प्रकार से ये कितने रूपों में मिलते हैं, ये 3 रूपों में हो गए। पैरासाइट हो सकते हैं, यानी कि परजीवी रूप में हो सकते हैं, या सहजीवी रूप में होते हैं, उदाहरण से लाइकेन का सैप्रोफाइट हो सकते हैं, मृतोपजीवी। देखा, जैसे अचार आपने देखा तो, या कहीं आपके चमड़े की जूत रखे फफूंदी लग जाती है, तो क्या है, सड़ा गला पदार्थ है, या कोई आपने अचार रखा है तो कैसा मृत पदार्थ है, तो उसके अंदर क्या लगता है, फफूंद हो जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मृत कार्बन पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं, वो सैप्रोफाइट। परजीवी। अब इसके देखो परजीवी में कितने प्रकार, परजीवी के मतलब समझिए, यानी कि जो भोजन और आवास, कितना मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, जो भोजन और आवास दोनों के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित और सिंपल है, आश्रित रहते हैं। अब पर ये तो हुए परजीवी। परपोषी का मतलब केवल भोजन के लिए, समझ गए। और स्वयंपोषी का मतलब न भोजन न आवास, दोनों में किसी के लिए आश्रित नहीं है, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। सही है, क्लियर हो बात। यानी कि पहला शब्द मैंने बताया था स्वयंपोषी, यानी कि जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों के अंदर, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दूसरे कौन से होते, परपोषी, जो भोजन और आवास के लिए, परपोषी जो केवल भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो वो परपोषी कहलाते हैं। अब परजीवी जो भोजन और आवास दोनों के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कवक के बारे में था। तो इसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि अभी होता है पोषद के ऊपर, जो कैसे रहेंगे, पोषद के ऊपर रहते हैं। तो पोषद की मृत्यु हो जाए, पहले पोषद समझिए क्या होता है। पोषद की होश की, जैसे आपके सर में जुएं हैं, तो आप क्या हुए, जुओं के लिए पोषद हो गए, या आपके पेट में फीता कर्मी है, तो क्या हुए, आप हो गए पोषद, वो क्या हुए, परजीवी। यानी फीता कर्मी क्या हुआ, परजीवी, और जुएं क्या हुए, परजीवी। अब इनको हम 2 भागों में अगर अध्ययन की दृष्टि से बांटें, तो जो शरीर सिर के ऊपर रह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, बाह्य परजीवी, और फीता कर्मी कहाँ रहता है, हमारे पेट के अंदर रहता है, तो इसे हम कहेंगे अंतः परजीवी। सही है, यानी एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। बस हो गई। अब इसी प्रकार से हम आते हैं यहाँ परजीवी के विकल्पी परजीवी। कवक कैसे होते हैं, विकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल दिया पक्सिनिया। तो ये अविकल्पी का मतलब होता है जब पोषण खत्म हो जाए, सही है, तो उसके साथ इसकी भी
यानी कि परजीवी की भी मृत्यु हो जाती है, तो ये कहलाते हैं अविकल। बात समझ गई? बहुत सिंपल बात है। यानी कि पोषद की मृत्यु के साथ परजीवी की मृत्यु हो जाए तो ये कहलाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, जैसे पक्षी या ग्रैंडस। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले, आप देखते हैं कि ये अभी वायरस वगैरह चल रहा है, तो उसमें जो डेड बॉडी है उसको पॉलिथीन में बंद करते हैं। क्यों करते हैं? वो विकल्पी परजीवी है, यानी कि एक से दूसरे में संचरित होता है। और जैसे अगर किसी व्यक्ति के पेट में फीताकृमि है तो वो क्या हुआ, उसको फीताकृमि भी उस रोगी के साथ, पोषद के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सही है, तो वो क्या हो गया, अविकल्पी हो गया। और जैसे हेपेटाइटिस भी है तो उसका वायरस जो है दूसरे पोषद में चला जाता है, तो इसे क्या हुआ, पोषद की मृत्यु हुई तो उसको छोड़ करके दूसरे में चला गया, तो ये क्या हो गया, विकल्पी पैरासाइट। पास आया? तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जांपल हमने दिया कवक में, कौन सा, पक्षी दिया। अभी मैंने कुछ और जीवों के उदाहरण दिए थे। विकल्पी परजीवी यानी कि अगर पोषद की, यानी उसकी अगर मृत्यु हो गई तो वो कवक क्या हुआ, उसको छोड़ करके दूसरे पर पोषद पर चला जाए, तो ये हो गया फैकल्टेटिव पैरासाइट या विकल्पी परजीवी। इसका है टेफोराइना और आस्ट्रेलोको। ये ऐसे दो कवक है जो पोषद की मृत्यु के बाद दूसरे पोषद में चले जाते हैं। दूसरा मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स, यानी कि वे जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमने दिया म्यूकर, एग्जाम्पल क्या दिया, म्यूकर दिया। दूसरा, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अविकल्पी मृतोपजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसा उसके ऊपर है ऑब्लिगेट, तो इसका भी एग्जाम्पल म्यूकर है। यानी कि अगर पोषद की मृत्यु हो जाती है तो कवक भी उसके साथ मर जाता है, तो ये कैसे हो गए, अविकल्पी पैरासाइट, सैप्रोफाइट हो गए। और दूसरा इसका है विकल्पी मृतोपजीवी यानी कि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, यानी कि पोषद की अगर मृत्यु हो जाती है तो पोषद की मृत्यु हो जाती है तो कवक जो है दूसरे पोषद पर पहुंच जाता है, जैसे फ्यूजेरियम। तो ये हो गए मृतोपजीवी का। दूसरा होता है सहजीवी। कवक कौन से होते हैं, सहजीवी। सहजीवी मतलब है एक दूसरे को लाभान्वित करते हो, यानी पोषद को भी कवक लाभान्वित करे। सही है। अब सहजीवी भी जैसे लाइकेन, लाइकेन के अंदर उदाहरण दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइकेन क्या है, इसमें दो भाग होते हैं लाइकेन के अंदर। एक कवकांश, कवक वाला भाग जो है कवकांश कहलाता है, और शैवाल वाले भाग को शैवलांश कहते हैं। शैवाल पौधे को, कवक को पोषण प्रदान करता है, और कवक जो है शैवाल को कुछ खनिज लवणों का देता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को लाभान्वित किया गया, तो इसी प्रकार से लाइकेन का उदाहरण हो गया, क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सहजीवी जीवन यापन करते हैं। दूसरा माइकोराइजा। माइकोराइजा ये भी कवक है, तो ये पाइनस पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला कवक यानी कि पैरासाइट है। यानी पाइनस जो पौधा है जिम्नोस्पर्म का है, तो उस पौधे की जड़ों में ये कवक पाया जाता है, तो इस कवक को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो पौधे जो भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं तो जड़ों द्वारा करते हैं, तो ये काम कवक भी काम करता है जड़ों द्वारा। भूमि से कवक भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण करके पाइनस के पौधे को देता है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, एक माइकोराइजा, यानी कि ये सहजीवी जीवन यापन करते हैं। दो प्रकार के, लाइकेन और माइकोराइजा। अब आता है कवक की संरचना, फंगल स्ट्रक्चर। नंबर एक लिखा है यूनिसेलर, यानी यूनिसेलर का मतलब होता है जिसमें संपूर्ण जैविक क्रिया एक ही कोशिका में निहित हो। तो ऐसे जीव जो होते हैं, यानी कि पादप हो या कवक हो या जीव हो, वो सब क्या होंगे, एक कोशिकीय कहलाते हैं। तो नंबर एक कैसे होते हैं, कवक यूनिसेलर होते हैं। दूसरा मल्टीसेलर, बहुकोशिकीय, यानी ऐसे जीव जिनका संपूर्ण जीव की संरचना यानी कि ऐसी कई कोशिकाओं में व्यक्त हो, यानी कि संपूर्ण जैविक क्रियाएं के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो ये कैसे मल्टी सेलर होते हैं। अगर आता
हाइफा लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे जैसी संरचना है इसके अंदर, ये हाइफा लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार की संरचना होती है, तो इसे हम कहते हैं। अगला आता है कवक जाल के रूप में, माइसीलियम कहलाता है इस प्रकार से। अगर ये गुच्छा के रूप में है तो क्या कहलाएगा, माइसीलियम कहलाएगा। और कवक की भित्ति कैसी होती है, फंगल सेलुलोज की, और किसकी बनी होती है, फंगल सेलुलोज और काइटिन की बनी हुई होती है, किसकी, काइटिन की बनी हुई होती है। तो वही मैंने बताया था काइटिन और सेलुलोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न है। जब आप कार्बोहाइड्रेट पाएंगे तब बताएंगे। अगला, अब इसके प्रकार से कि कवक तंतु के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एसेप्टेट, यानी कि जैसे इसका एग्जांपल है फाइकोमाइसिटी, जैसे ये हमने हाइफा बताया, तो इस हाइफा में कोई भी पट नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये एसेप्टेट हो गया। दूसरा इसमें वर्ड आया एसेप्ट में सिनोसाइटिक, इसमें केवल एक ही केंद्रक हो, सही है, संकोच की गलत है। तो एक तो सिंगल स्ट्रक्चर हाइफा हो गया, हाइफा में कोई पट नहीं है, तो ये एसेप्टेट कहलाता है। और अगर मैं इसको सेप्टेट कहूँ तो जैसे ये हाइफा है, ये इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया हाइफा, और इसमें ये पट लगा दी सेप्टा, तो ये क्या हो गया, सेप्टेट हो गया। और इसमें ये केंद्रक हो गए, अब कई केंद्रक हो गए तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, सही है। तो ये सेप्टेट, और ये इस प्रकार की केवल संरचना केवल इस प्रकार से मैंने रख दी, तो ये एसेप्टेट हो गया, सही है। और इसमें ये हो गया तो सिनोसाइटिक, इसमें कई केंद्रक है तो मल्टी। तो सेप्टेट का उदाहरण है एस्कोमाइसिटिस तथा बेसिलियोमाइसिटिस। बस इतनी बात मैंने आपको अभी कवक के बारे में बताया। अगला इसका पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें इसके जन्म के बारे में और कुछ जानकारियाँ और आपको देंगे। धन्यवाद।